गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था और सतत आवेश वितरण में आपको रेखिक आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश वितरण के बारे में बता दिया था। अब देखिए, इसका जो तीसरा प्रकार होता है आवेश वितरण का, वो है आयतन आवेश वितरण। चैप्टर नंबर चल रहा है आपका 2 और आज का टॉपिक है आपका सतत आवेश वितरण में आयतन आवेश वितरण। तो देखिए, आयतन आवेश वितरण में किस तरह के लॉजिक्स आपके काम आएंगे। आपको मैंने 3 तरह के आवेश घनत्व के बारे में बताया था। एक था आपका रेखिक आवेश घनत्व, दूसरा था पृष्ठ आवेश घनत्व और तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। जो 3 तरह के आवेश घनत्व आपने पढ़े, लैम्डा, सिग्मा और रो, बता दिया आपको इनके बारे में। तो आपने लैम्डा और सिग्मा के लिए तो पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे रो की टर्म में। तो देखिए, कोई आयतन मान लेते हैं, पूरा आयतन है बच्चों V, और इस आयतन पर कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित मान रखा है आपने। तो देखिए, ये आवेश जो है वो पूरा एक समान रूप से वितरित हो चुका है। माउस में आवाज देख लीजिए, क्योंकि रमेश जी के 2 वीडियो में आवाज कम यानी 2 दिन से जो को तो माउस को टेस्ट कर लिया और एक बार टेस्ट कर देखिए। अब देखिए, इस स्थान पर आप किसी अल्पांश की कल्पना करेंगे। तो ये बच्चों कोई अल्पांश की कल्पना आपने करी है। इस अल्पांश का आयतन है यहाँ पे dV और यहाँ पर जो आवेश उपस्थित है वो है Q डैश। इस अल्पांश से स्मॉल r डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट अज्यूम कर रखा है P, और इस P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरह से ज्ञात होगी। आपको जैसे कि पहले वाले 2 पॉइंट पढ़ाए हुए हैं, सेम वैसा ही इसमें होगा कि आप पहले अल्पांश मानेंगे, अल्पांश के बाद में आप इसकी थ्योरी लिख के थ्योरी के बाद में आवेश घनत्व की गणना करेंगे। तो देखिए, पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं। माना कि कोई आयतन कैपिटल V है, इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इस पर एक अल्पांश dV की कल्पना करते हैं। जहां आवेश Q डैश है। इस अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P की कल्पना की जाती है, जहां क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये इसकी थ्योरी हो चुकी है। अब देखिए,
यहाँ पर आवेश घनत्व की गणना करते हैं तो अल्पांश पर आवेश घनत्व के सूत्र से। तो देखिए आवेश घनत्व जो है वो आयतन की टर्म में आप रो लेते हैं, आयतन आवेश घनत्व, तो रो बराबर हो जाएगा Q डैश अपॉन dV। यहाँ से Q डैश का मान आएगा रो dV, समीकरण नंबर मान लेंगे इसको 1। अब जैसे ही आपके पास आवेश घनत्व या आवेश का सूत्र आया है तो आप इसके लिए क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से E बराबर होता है बच्चों KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा DE बराबर KQ डैश अपॉन R स्क्वायर। इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में 1 से Q डैश का मान रखने पर, तो जैसे ही आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो DE इक्वल्स टू आ जाएगा Q डैश की जगह पे रो dV अपॉन R स्क्वायर। और अगर आपको इस पूरे क्षेत्र का निकालना है, पूरे आयतन के लिए आप इसका समाकलन कर देंगे तो समीकरण का समाकलन करने पर, तो जो समाकलन जब करेंगे तो DE का समाकलन आएगा और राइट हैंड साइड का भी समाकलन हो जाएगा K रो dV अपॉन R स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, 0 टू कैपिटल V हो सकता है, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। DE का जो इंटीग्रेशन है वो E होगा, K रो और R स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा dV। ये है आपका आयतन आवेश वितरण के लिए क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और तीव्रता के सूत्र में आपने ये देखा कि जो तीव्रता होती है वो आवेश घनत्व पर निर्भर करती है, बीच की दूरी पर निर्भर करती है और अल्पांश आयतन पर भी निर्भर करती है। तो ये पॉइंट था आपका सतत आवेश वितरण का। तो यहाँ से आपने ये देखा कि किस तरह से वस्तुओं की विमा पर आवेशों का वितरण संभव होता है और उस आवेशों के वितरण से तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो आपकी बुक में बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण है, उदाहरण नंबर है 2.4 और 2.5, दोनों लगभग एक जैसे से ही हैं और इसका जो उदाहरण का उपयोग है वो आगे वाले पॉइंट में भी हो सकता है। तो देखिए प्रश्न किस तरह का है। प्रश्न नंबर है एग्जाम्पल 2.4 एग्जाम्पल ये कह रहा है आपको, एक कैपिटल R त्रिज्या की पतली वलय पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय की अक्ष पर केंद्र से स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और प्राप्त परिमाण की प्रतिबंध अक्ष बहुत बड़ा होगा कैपिटल R से के लिए विवेचना कीजिए। तो देखिए किस तरह से ये प्रश्न होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो बुक का एग्जाम्पल है 2.4। प्रश्न ये कह रहा है आपको कि एक कैपिटल R त्रिज्या की पतली वलय, वलय मतलब इस तरह, और इसकी त्रिज्या दे रखी है बच्चों कैपिटल R, ये पतली वलय है, इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, ये पूरी पर Q आवेश है।
और आपको ये पूछा है कि वलय की अक्ष पर केंद्र से अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, ये जो वलय है उसका जो इधर वाली जो लाइन है ये अक्ष है। तो अक्ष पर स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर कोई आपने पॉइंट अज्यूम कर लिया है P। इस P बिंदु पर आपको क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए तीव्रता ज्ञात किस तरह से करेंगे। तो जनरली तो देखिए आप अल्पांश मानते हैं, आपको मैंने अभी भी वितरण में पढ़ाया है कि सबसे पहले आपको कहीं पे अल्पांश मानना है, अल्पांश के लिए तीव्रता निकालनी है और फिर संपूर्ण तीव्रता की गणना कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा ये। आप एक काम करें कि वलय के ऊपरी भाग पर और वलय के नीचे दो अल्पांश मान लें, एक अल्पांश ऊपर और एक अल्पांश मान लिया नीचे। अब इन अल्पांशों से जो तीव्रताएं होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। बिंदु P पर यहाँ तो होगी बच्चों DE1 और ये हो जाएगी DE2, दो तीव्रताएं प्राप्त हो गई। अब क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक सदिश राशि होती है और सदिश राशि कहीं भी एक जगह दो काम कर रही हैं तो उनका अपन सदिश योग करते हैं। पर यहाँ सदिश योग के लिए देखो आपके पास में थीटा नहीं है, तो आप यहाँ पे इनके कंपोनेंट बनाएंगे, घटक बनाएंगे। तो घटक देखो किस तरह से बनेंगे। पहले इसके बनाएंगे DE1 cos थीटा और ये DE1 sin थीटा। अब DE2 के बनेंगे, ये आएगा DE2 sin थीटा और इधर ही आ जाएगा DE2 cos थीटा। अब ध्यान दें कि दोनों अल्पांश बिल्कुल समान है, दोनों अल्पांशों पे आवेश बिल्कुल बराबर है। तो ये दूरी अगर आपके पास बराबर आए तो तीव्रता बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो देखिए इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं O, इसको A और ये P है ही। आपके पास है त्रिभुज OAP, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कर्ण है वो है AP, तो AP का स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA आपके पास है R, तो R स्क्वायर। ये है X, तो प्लस X स्क्वायर। AP स्क्वायर का मान आएगा और AP बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की होल पावर 1/2 और ऐसी ही ये आ जाएगी R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब देखो दोनों वैल्यूज निकलने के बाद में क्या आपके सामने आया कि आवेश बिल्कुल बराबर है और तीव्रता भी बिल्कुल, जो दूरी है वो भी बराबर है। अतः DE1 और DE2 दोनों का मान बराबर हो जाएगा। और यहाँ जब DE1 का परिमाण बराबर होगा DE2 के परिमाण के, तो आप ये देखेंगे कि साइन घटक तो निरस्त हो जाएंगे और परिणामी तीव्रता जो है वो कॉस घटक के कारण प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इसकी थ्योरी तो प्रश्न में दी हुई थी और दोनों का ही मान देखो सूत्र KQ/R स्क्वायर से जब निकालें तो बिल्कुल समान ही आएगा। भाई दोनों के लिए कांस्टेंट K है ही और Q आवेश यहाँ गया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पर आवेश वितरण से निकालेंगे उसको। तो रैखिक आवेश घनत्व के सूत्र से Q बराबर होता है, या फिर सीधा ले लें लैम्डा बराबर Q/L। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए कि L तो लंबाई दी भी नहीं है, अल्पांश आपके पास है DL, तो यहाँ L की जगह काम में लेंगे बच्चों DL। तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा DL। और तीव्रता जब निकालेंगे इससे तो ये DE1 बराबर DE2 बराबर आएगा K, Q की जगह पे लैम्डा DL
अपॉन दूरी का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर 1/2 हट जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब देखिए चित्रानुसार, चित्र के अनुसार क्या दिख रहा है आपको कि साइन घटक तो समान और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे और कोस घटक के कारण परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी। तो चित्रानुसार साइन घटक समान व विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है। अतः परिणामी तीव्रता कॉस घटक के कारण प्राप्त होती है। तो साइन घटक ने तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और परिणामी तीव्रता जो है वो कॉस घटक के कारण प्राप्त हुई। अतः DE का मान क्या आएगा, देखिए यहाँ से DE बराबर होगा DE1 कॉस थीटा। DE1 और E2 का मान आपके सामने लिखा हुआ है। तो DE बराबर K लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लाल बटे कक्का का सूत्र लगाएं तो आधार बटे कर्ण प्राप्त होगा। और आधार और कर्ण की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, तो देखिए वापस से त्रिभुज अपन OAP ही लगाएं। तो त्रिभुज OAP में आधार तो हो जाएगा बच्चों x और कर्ण हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 यहाँ पे। तो DE बराबर हो जाएगा K लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आधार x और कर्ण है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का आधार समान होने के कारण दोनों की घातें जुड़ जाएंगी और घातें जुड़ के हो जाएंगी DE बराबर KX लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और 1 प्लस 1/2 3/2 ही होता है। तो इसलिए आपने पूरे की पावर यहाँ ले ली है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब आपको संपूर्ण के लिए निकालना पड़ेगा। तो संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ है इस समीकरण का कर देंगे समाकलन और समाकलन से जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या होगी, समीकरण का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो देखो DE का समाकलन आएगा और यहाँ KX लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 का भी समाकलन हो जाएगा। DE का तो E आ जाएगा KX लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 बाहर निकल आएगा और अंदर बचेगा DL का मतलब इसकी संपूर्ण लंबाई। भाई अगर तार को आप मोड़ दें तो वो संपूर्ण लंबाई हो जाएगी और इस संपूर्ण लंबाई को आप परिधि बोलेंगे। तो यहाँ DL का मान आएगा परिधि के सूत्र से 2πr। तो हो जाएगा E बराबर KX लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू 2πr। अब देखो प्रश्न में एक सिचुएशन आपको और गिवन है, वो क्या है कि प्राप्त परिमाण की प्रतिबंध x ग्रेटर R के लिए विवेचना कीजिए। भाई जब x ग्रेटर R होगा तो क्या करेंगे, तो प्रतिबंध क्या दिया है, x इज ग्रेटर R। इस सिचुएशन में
जो एक्स स्क्वायर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आर स्क्वायर से। तो जो आर स्क्वायर है उसको लगभग मान लेंगे नगण्य। तो बच्चों जैसे ही आप इस आर स्क्वायर को नगण्य मानोगे तो समीकरण से आर स्क्वायर की जगह तो 0 आ जाएगा, और जैसे ही आर स्क्वायर की जगह 0 आएगा तो क्या करेंगे, देखो नीचे पावर बच जाएगी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट के पावर 3, तो यहाँ आएगा ई कॉस टू के एक्स लैम्डा अपॉन, नीचे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 ही बचेगा, और इंटू आएगा 2 पाई आर, या के एक्स लैम्डा अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू 2 पाई आर, पावर कट के बचेगी 2, फाइनली वैल्यू आ जाएगी 2 पाई लैम्डा के आर अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे फिर से सिचुएशन आपके सामने है कि r का मान बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो जब r का मान बहुत छोटा है तो r की टर्म को आप काम में नहीं लेंगे, तो यहाँ से r की टर्म रिड्यूस को कर सकते हैं। तो जैसे ही बच्चों आप r की टर्म को रिड्यूस यहाँ से करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 पाई लैम्डा के, सॉरी आर की टर्म को रिड्यूस नहीं करना है, देखिए इसको हटा देता हूँ, और जो आंसर है वो लिख लेते हैं, ये है 2 पाई आर लैम्डा के अपॉन एक्स स्क्वायर। आवेश घनत्व के सूत्र से लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, और यहाँ लंबाई की जगह पे बच्चों है 2 पाई आर, तो Q बराबर होगा 2 पाई आर लैम्डा। ये वैल्यू देखो यहाँ जब रखेंगे तो E का मान निकलेगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको इस प्रतिबंध को संतुलित करना है। अब देखिए इसी प्रश्न के अनुरूप है अगला उदाहरण नंबर है 2.5, इसका जस्ट आगे वाला। तो उदाहरण ये कह रहा है आपको एक समान रूप से आवेशित एक वलय के गोले के दोनों की त्रिज्या r है, दोनों पर आवेश q है, गोले के केंद्र से वलय की अक्ष पर विद्यमान है, वलय के केंद्र से r√3 दूरी पर है, तो गोले एवं वलय के मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। तो यही प्रश्न है, और इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, और वो चेंज किस तरह का है देखिए। उदाहरण नंबर अब पढ़ रहे हैं 2.5। आपने ये पढ़ा कि एक वलय है, वलय की त्रिज्या r है, और यहाँ से अक्षीय बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, जो आप निकाल लिया, आप कितनी आई। यहाँ पर ये पूछा है कि सेम वलय ही यहाँ पर रखी है और दूरी है x बराबर r√3, और ये पूछा है कि इस पर जो विद्युत बल है उसकी गणना करो कि उस पर विद्युत बल क्या होगा। तो देखिए बल का सूत्र F बराबर QE से निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको परिणामी तीव्रता की गणना करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, और जो लगेगा इसमें, तो देखिए क्या होगा, तो अक्ष पर तीव्रता E बराबर आपने अभी जस्ट निकाली है, और सूत्र आपके पास आया है KQX बटा r² प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। KQX कौन r² प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। प्रश्न के अनुसार x बराबर है r√3,
रख दें। तो रखेंगे तो देखो क्या वैल्यू निकलेगी, ई बराबर आ जाएगा के क्यू एक्स की जगह पे आर अंडर रूट 3 बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रखना है आर स्क्वायर इंटू 3 या 3r स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये देखिए क्या होगा, ई बराबर के क्यू आर अंडर रूट 3 बटा आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर की होल पावर 3/2। या फिर आप इसको लिख सकते हैं के क्यू आर अंडर रूट 3 बटा 2r का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 लिख सकते हैं। 4 का तो 2 हो जाएगा और r का स्क्वायर का r जाएगा, कैंसिल्ड होके बचेगा के क्यू आर अंडर रूट 3 बटा 2r की होल पावर 3। अब ध्यान दें, सॉल्व करेंगे तो के क्यू आर अंडर रूट 3, 2 की पावर 3 तो हो जाएगा 8 और r की पावर 3 हो जाएगा r क्यूब। अब r क्यूब से r कट के r स्क्वायर बन गया, तो वैल्यू बनी अंडर रूट 3 बटा 8 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तीव्रता का सूत्र निकला। और प्रश्न में आपको क्या पूछा है कि बल बताइए। अब बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू ई F बराबर क्यू ई, F का मान Q इंटू ई का मान है अंडर रूट 3 बटा 8 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 बटा 8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। या फिर आप अगर के की वैल्यू रखें जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा F बराबर अंडर रूट 3 बटा 8 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो F बराबर अंडर रूट 3 बटा 32 क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है आपके उदाहरण, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं वो आपको करके देख लेने हैं। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन।